नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। गणित कक्षा नवमीं का कालांश आपका है ये। और पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 करी थी। अभी हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। और प्रश्न क्रमांक 1 जो आपको दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो प्रथम जो प्रश्न आपको दिख रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका प्रश्न है। मैंने आपको लिखवाया था NWZQ, ठीक है, और R। ये जो R है ये वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। तो परिमेय और अपरिमेय का आप देखिए कि ये जो Q है वो परिमेय और अपरिमेय को निरूपित करता है, यानी ये इसको करता है। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो कथन होगा सत्य। इसने पूछा है कि अपरिमेय वास्तविक होती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ, होती है। यानी सीधी सी बात यह है कि ये कथन सत्य है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसको नोट कर लें और फिर हम चलते हैं। इसी का दूसरा भाग हम अभी करने वाले हैं। देखिए दूसरा वाक्य है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे मैंने ये एक संख्या रेखा बना दी, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, इस प्रकार से ये संख्या रेखा चलती जाएगी। तो क्या आप रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर मैं इस पार्ट को मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। रूट वाली जो संख्या है वो इतने इतने भाग को निरूपित करती है। ये भले ही √m को निरूपित कर सकता है, पर आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि रूट के अंदर कोई संख्या आई और उसका वर्गमूल निकालने के बाद आपको ऋणात्मक संख्या मिले? जैसे मैं लिख दूँ √9 -3, ये नहीं आता है। इसका मतलब ये इतने इतने, यानी इस भाग के लिए ये पूरा का पूरा कथन क्या हो रहा है? आधे भाग के लिए सत्य है, आधे के लिए असत्य है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे पूरे संख्या रेखा के लिए, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इसी के तृतीय भाग की तरफ। देखिए वो क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये ऐसा होता है क्या? देखिए इसको हम सीखते हैं। यह कथन वैसे अगर देखा जाए तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि ये कथन है आपका असत्य। और असत्य क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो सकती है, परंतु वास्तविक संख्या का अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। देखिए हमारा उदाहरण सी आ गया, ठीक है। NWZQ R और C, ये C होता है सम्मिश्र संख्याएं, आपके सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ इतनी इतनी ही बात करेंगे R तक, यानी R होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। चलिए जी, देखिए वास्तविक से अपरिमेय, यानी हमें किससे किस तरफ आना है? राइट टू लेफ्ट आना है। इसका मतलब अगर राइट टू लेफ्ट आते हैं तो सारे के सारे कथन क्या होते हैं भाई? असत्य होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका था अभ्यास 1.1 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का तृतीय भाग। चलिए अब इसको मैं कर देता हूँ साफ और हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक
2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। ऐसी संख्याएं बहुत सारी है विद्यार्थियों, तो मैं डायरेक्ट इस प्रश्न का हल ही आपको करवा रहा हूँ। प्रश्न आप किताब में से देखें तो इसका कोई भी संख्या ले लेता हूँ। मैंने लिखा √3, ठीक है, और मैंने लिखा √9। तो √3 तो होता है 1.732, ठीक है, और √9 को अगर मैं सरल करता हूँ तो आता है 3। तो ये तो मुझे परिमेय नहीं मिला, पर ये क्या मिल गया? परिमेय मिल गया ना। परिमेय संख्या की परिभाषा कि वो P/Q रूप की होती है। तो इसको 3 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3/1। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप √16 लिख लीजिए, वो आपको मिलेगा 4। आप √25 लिख लीजिए, उत्तर मिलेगा 5। तो इसका मतलब ये कथन क्या रहेगा हमारा? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। हमारा उत्तर क्या रहेगा? नहीं होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 था। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ, और ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छे से हमें समझना होगा। देखिए, दिखाइए कि √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार रूट के अंदर कोई भी संख्या आती है तो उसको अगर हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो उसके लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं, जिस तरीके का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पाइरल मेथड या फिर वर्गमूल सर्पिल। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मैं संख्या रेखा बनाऊंगा। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक इसी प्रकार इस तरफ है -1, -2, -3। इतना काफ़ी है। अब आपको करना क्या है वो देखिए। सर्वप्रथम आपको 0 से शुरू करना है और आपको ये 1 तक रेखा खींच देनी है। इसको आप बोलोगे A, इसको आपको बोलना है B, और फिर पॉइंट B पर आपको फुट्टे की सहायता से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है और इस पॉइंट को नाम दे देना है C। अब जो त्रिभुज ABC बना है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, साइड में बना देता हूँ। ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, अब आपने एक पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण का मान कितना आएगा? ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण मेरे पास आ चुका है √2। कितना है विद्यार्थियों? यानी ये संख्या कितनी आ चुकी है? √2। ठीक है, अब मैं जो ऊपर का जो मान है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अब नहीं है। अब आप क्या करोगे? अब आपको प्रकार के एक बिंदु को यहाँ रखना है और पेंसिल को रखना है यहाँ पर, और आपको इस प्रकार से इसको आगे ले जाना है, और ठीक जहाँ ये नंबर लाइन को टच करेगा वो जगह किसकी होगी? √2 को निरूपित कर रही है ये संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने सर्पिलाकार तरीके से √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। अब हम निरूपित करेंगे √3 को। अब जो बिंदु C है उस पर आपको फिर से 1 सेंटीमीटर का इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। ये भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर की होगी। और अब आप इस पॉइंट को पॉइंट A से मिला दीजिए और ये होगा D पॉइंट, और ये आपके पास आएगा 90 डिग्री का कोण। फिर से आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये होगा ACD। ये 1 है, ये है √2। अब मुझे फिर से कर्ण स्क्वायर निकालना है, तो वो होगा
रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1, यानी कर्ण मेरे पास इस बार कितना आएगा, रूट 3। यानी ये जो संख्या है वो कितनी है, रूट 3 है। अब फिर से आपको वही काम करना है। किस प्रकार से, देखिए, आप प्रकार की सुई को यहाँ रखेंगे और उसको पेंसिल को लेके जाएंगे कहाँ तक, इस डी बिंदु तक, और फिर इस प्रकार से। तो विद्यार्थियों ये जो संख्या, ये जो बिंदु आ रहा है वो कौन सा है, रूट 3 की लोकेशन है, कहाँ पर, नंबर लाइन पर। अब आप जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, किस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से, फिर से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे और इसको बोलेंगे पॉइंट ई, ई को ए से मिलाएंगे और इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा देंगे। तो ये रूट 4 आएगा नंबर लाइन पर। अब उसके पश्चात हम किसको निरूपित करेंगे, अभी हम निरूपित करने वाले हैं रूट 5 को। तो फिर से ई बिंदु पर हम एक सेंटीमीटर का 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस पॉइंट को नाम देंगे एफ, और जैसे ही आगे चलेंगे तो इस बार आपके पास ये कितना आएगा, रूट 5 आएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, रूट 5 को आगे ले चलते हैं और ठीक इस प्रकार से आगे बढ़ाते 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 बढ़ाते, तो ये विद्यार्थियों जो मिल रहा है आपको मिलेगा रूट 5 संख्या रेखा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था आपका सर्पिलाकार सर्पिल की रचना करना, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.2 पूर्ण होती है। उसके बाद हम करेंगे आगे की प्रश्नावली 1.3। तब तक के लिए धन्यवाद।